बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ और ईसीजी लेक्चर 11 एरिथमियास की सीरीज़ का हम कर रहे हैं और आज जो है हम जंक्शनल एरिथमियास डिस्कस करेंगे। हमने एरिथमियास यहाँ से स्टार्ट की, साइनस नोडल एरिथमियास डिस्कस की थी, फिर एट्रियल एरिथमियास हमने 2 लेक्चर में डिस्कस की और अभी जंक्शनल एरिथमियास को हम डिस्कस कर रहे हैं। जंक्शनल एरिथमियास को हम नोडल एरिथमियास भी कहते हैं क्योंकि ये एवी नोड से एराइज कर रहे हैं। तो इसी रीजन से जो एरिथमियास एराइज कर रहे हैं इसको जंक्शनल एरिथमियास कहते हैं। इसमें जंक्शनल टेकिकार्डियाज है, जंक्शनल ब्रेडिकार्डियाज है, कुछ और जो प्रीमेच्योर बीट्स वगैरह है जो एराइज कर रहा है वो डिस्कस करेंगे। जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया में स्पेसिफिकली हार्ट ब्लॉक्स हम डिस्कस करेंगे। जंक्शनल टेकिकार्डिया में स्पेसिफिकली हम एबी एनआरटी और एबी आर्टरी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डियास और एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टेकिकार्डियास हम डिस्कस करेंगे। फिर जंक्शनल स्केप बीट और स्केप रिदम डिस्कस करेंगे और फिर जंक्शनल प्रीमेच्योर बीट्स, ऐसी बीट्स जो प्रीमेच्योरली एबी नोड से एराइज कर रहे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आते हैं हर्ट्ज ब्लॉक की तरफ कि हर्ट्ज ब्लॉक एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, जब भी कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, नॉर्मली जो कंडक्शन हो रही होती है आपकी दैट इज फ्रॉम एसए नोड टू एबी नोड और एबी नोड से फिर जाके नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ से इसी डायरेक्शन में और फिर ये एबी नोड से गुजर के ये वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाती है, ठीक है। अभी अगर नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, अगर एबी नोड में कोई गड़बड़ है या तो वो डिले कर रहा है कंडक्शन को या परमानेंटली ब्लॉक करता है तो इसको हम कहते हैं हर्ट ब्लॉक्स। हर्ट ब्लॉक्स का मतलब ये है कि जो एसए नोड से कंडक्शन वेंट्रिकल में जाता है थ्रू एवी नोड, वही एवी नोड में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है या तो कंडक्शन को डिले करता है या कंडक्शन कंप्लीटली ब्लॉक करता है, इसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक्स। और इसकी 3 डिफरेंट डिग्रीज है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक किस चीज को कहते हैं? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बहुत अर्ली हार्ट ब्लॉक है, ये इसमें कंडक्शन हो रही होती है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिलेड हो रहा होता है ये कंडक्शन। सो डिलेड हो रहा है, जब ये कंडक्शन डिले होगा तो आपको पता है कि पी आर इंटरवल इसी कंडक्शन से बनता है ईसीजी की वेव पे, तो वो क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो जब भी आपको ईसीजी, लेकिन ये जो प्रोलॉन्गेशन है ये फिक्स्ड प्रोलॉन्गेशन है, ये बात याद रखो, प्रोग्रेशन इसमें नहीं है। जितना पीआर इंटरवल इधर है वो बाकी क्यूआरएस के साथ भी होगा। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। जब कोई पेशेंट प्रेजेंट करे और आप उसका ईसीजी कर ले तो ईसीजी पे जो आपको फाइंडिंग्स मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे आपको। ये आपका हो गया पी, देखिए ये नॉर्मल में बना, तो पहले ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, फिर आगे फिर पी वेव बन गया, ठीक है। तो अगर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन है तो इतना वेव बनेगा, फिर पी वेव, लेकिन ये पेक्स प्रोलॉन्गेशन होगा, जितना इधर है प्रोलॉन्गेशन इतना इधर ही होगा। तो जब पी आर इंटरवल की पेक्स प्रोलॉन्गेशन हो और वो हर एक की वारिस से आगे हर एक की वारिस से एक जैसा ही प्रोलॉन्गेशन हो तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये अर्ली कंडीशन है एवी नोड की। इसमें एवी नोड में हल्का फुल्का प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ पी आर इंटरवल में जब कंडक्शन हो रही होती है एवी नोड से उसमें डिले काज करता है। तो ईसीजी में फिक्स प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पी आर इंटरवल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा सिवियर फॉर्म है हार्ट ब्लॉक्स का एज कंपेयर टू द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसमें 3 कंडीशंस है। देखिए, कोई भी पेशेंट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ प्रेजेंट करे, आप उसका ईसीजी कर ले तो इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक को कहते हैं मूबिट्स टाइप 1, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें यह प्रॉब्लम होगा कि जो पीआर इंटरवल है उसमें प्रोग्रेशन होगी, प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया, इधर पीआर इंटरवल इतना प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पीवे में कितना प्रोलॉन्ग्ड होगा? इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट की वेव से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले थोड़ा और प्रोलॉन्ग्ड होगा। एट द एंड क्या होगा कि आपका
P wave होगा और that will be followed by a drop in QRS complex and again a cycle will be repeat और QRS बनेगा। ठीक है, देखिए इधर क्या हो गया, ड्रॉप आ गया, ये प्रोग्रेशन इसमें आ रहा है। पहला इतना था पीआर इंटरवल, फिर इतना हो गया, फिर इससे भी ज्यादा हो गया और आखिर में क्या हो गया, एक क्यूआरएस ड्रॉप कर गया। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे कंडक्शन के प्रॉब्लम्स एवी नोड में जिसमें आपके ईसीजी में पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहे होते हैं और अक्सर इतना प्रोलॉन्ग होता है कि एक क्यूआरएस ड्रॉप कर जाता है, मतलब एक एट्रियल कंडक्शन कंडक्ट नहीं होती वेंट्रिकल्स में से, और उसके बाद साइकिल दोबारा रिपीट, तो फिर प्रोग्रेशन हो रही है, लॉन्ग हो रहे हैं और फिर एक ड्रॉप हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 1, इसको विंकी बैक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा मोबिट्स टाइप 2 की तरफ आते हैं कि मोबिट्स टाइप 2 किस चीज को कहते हैं। सो मोबिट्स टाइप 2 जो है, इसको समझे कि मोबिट्स टाइप 2 में फिक्स पीआर इंटरवल है, इसमें वो वाला प्रोग्रेशन नहीं है जिस तरह मोबिट्स टाइप 1 में है। इसमें पीआर इंटरवल फिक्स रहेगा लेकिन क्यूआरएस ड्रॉप होगा, और वो क्यूआरएस ड्रॉप, ये बात याद रखो, ओकेजनल होगा और वो कब भी हो सकता है, वो कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता कि अब कि वो आरएस में ड्रॉप आ जाएगा। तो देखो ये कंसिडर कर लो, ये एक पी वेव हो गया। ठीक है, तो पी वेव इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सॉरी पीआर इंटरवल, एंड दैट इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो जितना पीआर इंटरवल इधर है इतने सारों में होगा। ठीक है, ये पी वेव, फिर ये पीआर इंटरवल, फिर क्यूआरएस, फिर पी वेव, फिर होगा। ठीक है, ओकेजनली ये हो सकता है, पी हो गया, फिर पी हो गया, देखो ड्रॉप हो गया। ठीक है, अगेन ये जो रेड पे मैं बना रहा हूँ ये पीआर प्रोलॉन्गेशन है, लेकिन पीआर प्रोलॉन्गेशन जितना इधर होगा पीआर प्रोलॉन्गेशन उतना इधर भी होगा, इधर भी होगा। और ये जो ड्रॉप आ गया उधर क्या होता, ऊपर मोबिट्स टाइप 1 में प्रोग्रेसिव था, पहले अगर इतना था तो ज्यादा और ज्यादा, आखिर ये कि ड्रॉप हो जाता क्यूआरएस और फिर साइकिल रिपीट हो जाता। मोबिट्स टाइप 2 जो है इसमें पीआर इंटरवल फिक्स रहता है, लेकिन ड्रॉप जो है वो क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है, ड्रॉप इज ओकेजनल, और कहीं भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है। ये कंडीशन याद रखो। इसमें एक और कंडीशन है, उसको कहते हैं 2:1 और 3:1 एडवांस ब्लॉक उसके कहते हैं। ये थोड़ा सा और सिवियर फॉर्म है। अब देखिए हम जितनी नीचे आ रहे हैं ये कंडीशन सिवियर हो जाए। सेकंड डिग्री हॉलबर्ट में मोबिट्स टाइप 1 था, टाइप 2 था, और अभी 2:1 3:1 एडवांस ब्लॉक पे आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके एक पीवी भी कंडक्ट नहीं होगा, दूसरा भी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो हर दो वेव के बाद एक जो है आपका पी वेव आ रहा है, क्यूआरएस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी एट्रिया में अगर दो वो जनरेट हो रहे हैं, दो कंट्रैक्शंस एट्रिया की हो रही होते, तो उसके बाद एक तीसरा जो है वो कंडक्ट आता है वेंट्रिकल्स में। तो 2:1 और 3:1 का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा जो है वो कंडक्ट करेगा वेंट्रिकल्स को। सो एट्रियल कंडक्शन की पी वेव्स बनते हैं और वेंट्रिकल कंडक्शन की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन जब दूसरा तीसरा आपका सिरप हो रहा है उसमें वेंट्रिकल्स में, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपकी 2 वेव्स ऑफ पी विल बी फॉलोड बाय एन क्यूआरएस। जो 2 पी आएंगे और एक क्यूआरएस आएगा, फिर 2 पी वेव आएंगे, फिर एक क्यूआरएस। तो ये थोड़ा सा सिवियर फॉर्म है। इसमें एवी नोड इतना ज्यादा ब्लॉक है कि आपके हर दूसरी तीसरी कंडक्शन को वो छोड़ लेता है और पहले वाले और दूसरे वाले को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी याद रखो। फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक किस चीज को कहते हैं, ये कंप्लीट ब्लॉक भी इसको कहते हैं। इसमें आपकी ये एवी नोड जो है ये कंप्लीटली ब्लॉक कर जाते हैं, तो जितने भी आपके इसके इम्पल्सेस आ जाते हैं वो बाउंस बैक कर जाते हैं। सो नो ऑफ द इम्पल्स ऑफ ऐसे नोड विल बी ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल्स, विल बी कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल्स को कोई भी कंडक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एवी डिसोसिएशन हो जाएगा। आपका एट्रिया जो है और आपका वेंट्रिकल्स जो है ये अपने लिए बीट करेगा और ये अपने लिए बीट करेगा। तो जब दोनों सेपरेटली बीट करते हैं, अच्छा ये एबी ब्लॉक है, तो एबी ब्लॉक से
इसमें एस्केप रिदम का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है, क्योंकि ऊपर से तो सिग्नल नहीं आ रहा, तो इस एनोड का ओवर ड्राइव का सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो इस एनोड से पेसमेकर था, वो सारों के ऊपर बैठा हुआ था। अभी तो वो ब्लॉक है, तो नीचे हर्ट अपने रिदम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब अपने रिदम से स्टार्ट हो गए तो उसकी कीवारिस ब्रॉड होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है मिसाल के तौर पे कि आपका ये पी वेव हो गया, ये एक क्यू आर एस हो गया, फिर ये टी वेव हो गया। ये पी वेव एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से और क्यू आर एस वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, लेकिन अभी एट्रियल कंट्रैक्शन और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन तो डिसिंक्रोनाइज्ड है। एट्रिया अपने लिए कंट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल अपने लिए। तो पी वेव क्यू आर एस कम्प्लेक्स से आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, क्यू आर एस के अंदर भी आ सकता है, हर जगह आ सकता है, ठीक है। तो और क्यू आर एस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिकली ब्रॉड होगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखो, क्यू आर एस विल बी ब्रॉड। एक बात ये याद रखो, एंड पी वेव कैन अकर एनीवेयर, क्योंकि इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से क्यूआरएस बंद रहो, उसी टाइम आपका एट्रिया भी कंट्रैक्ट करे। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि पहला एट्रिया कंट्रैक्ट करे और फिर उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो आप इसे कंसिडर करो कि पीवीओ पहले भी आ सकता है, पीवीओ बाद में भी आ सकता है, पीवीओ आखिर में भी आ सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर पीवीओ क्यूआरएस पीवीओ को फॉलो कर दे। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नॉर्मल की तरह कभी एक आ जाए, क्योंकि जब एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाए तो उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 12 डिग्री हार्ट ब्लॉक पे हमारा डिस्कशन था, ठीक है। अच्छा, अभी हम तो इसके साथ हमारे जंक्शनल ब्रैडिकार्डियाज खत्म हो गई। ये वो कंडीशंस थे जिसमें एवी नोड इन्वॉल्व था, लेकिन इसकी वजह से जब आप हार्ट रेट को देखेंगे तो उसमें ब्रैडिकार्डियाज आपको नजर आएंगे, ठीक है। अभी हम जंक्शनल टैकिकार्डियाज की तरफ आते हैं कि जंक्शनल टैकिकार्डियाज किस चीज को कहते हैं। ये ऐसी कंडीशंस है जिसमें द प्रॉब्लम इज इन नोड या नोडल एरिया में है, ब्रॉडली हम कहेंगे, और उसकी वजह से आपके टैकिकार्डियाज एराइज करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया। देखिए इसके नाम से क्लियर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान क्या हो रहा है, नोडल री एंट्री। इसके जो एवी नोड है उसमें री एंट्री सर्किट्स बनते हैं आपके, और उसकी वजह से टैकिकार्डिया हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड में री एंट्री सर्किट्स बनते हैं, घूमते फिरते हैं इस तरह, और इससे कंडक्शन हो रही होती है नीचे। मैं आपको समझा रहा हूं अभी इसका क्या मतलब है। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एन का मतलब नोडल, एवी नोडल री एंट्रेंट, आर का मतलब है री एंट्रेंट। री एंट्रेंट का मतलब है कि अगेन एंड अगेन इट एंटर इनटू द सर्किट और टैकिकार्डिया काज करते हैं। ये किस तरह, इसके काउंटर पार्ट जो है दैट इज एवीआरटी, एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टैकिकार्डिया है। देखिए इसमें नोडल नहीं है, नोडल इसमें भी नोड इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें नोड में आपका जो रिकरंट सर्किट है, जो सर्कस मूवमेंट होते हैं वो नोड में नहीं होते एक्चुअली। इसमें जो सर्कस मूवमेंट है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वो नोड में हो रही है। जो सारा मामला है वो नोड के अंदर चल रहा है, इसी वजह से इसको एवी नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया के। लेकिन इसमें जो है नोड से गुजरता रहता है, लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान सर्किट बनता है बड़ा सा, तो उसको हम एवीआरटी कहते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ कि एवीआरटी किस चीज को कहते हैं। देखिए नॉर्मल हार्ट में जब भी आपका इम्पल्स आ जाता है, ठीक है, तो वो दो रास्तों पे तकसीम होता है। नॉर्मल हार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एट्रिया से कंडक्शन हो गया, एवी नोड से अभी पास हो रहे हो, नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहे हैं, नीचे वेंट्रिकल से, ठीक है। तो नॉर्मली ये स्लो पाथवे पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये फास्ट पाथवे पे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो फास्ट पाथवे है और ये जो स्लो पाथवे है, जितना ये पाथवे स्लो है उतना ही इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट है, शॉर्ट और रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि ये बहुत जल्द दोबारा एबल होगा कि इससे एक और करंट गुजर जाए, लेकिन जितना ये पास्ट पाथवे है इतना इसका ही प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इधर प्रोलॉन्ग्ड है, तो इसका मतलब यह है कि जब इससे एक करंट गुजरता है तो बहुत टाइम बाद इससे दूसरा करंट गुजर सकेगा, क्योंकि इसमें की रिपोलराइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल जब हार्ट से करंट आ जाते हैं ऐसे नोड से और एवी नोड में तो दो रास्तों पे तकसीम होता है।
एक इसी रास्ते से आ रहा है स्लो। तो जब स्लो वाला करंट इधर पहुंच जाता है तो फास्ट वाला कंडक्शन का करंट इधर पहुंच जाता है। तो ये डिवाइड हो जाता है दो में, एक वेंट्रिकल्स की तरफ एक करंट जाता है और एक रिट्रोग्रेड जाता है, दोबारा पीछे इस तरह जाता है, क्योंकि ये पहले पहुंच जाता है इधर। तो ये एक सेल टू सेल कंडक्शन इधर आ रहा है। तो ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं तो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को और बात खत्म हो जाते हैं, और वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है वो कंट्रैक्शन कर जाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना इस तरह होता है। अभी कभी ना कभी बॉडी में इस तरह होता है, एट्रिया में आपका एक प्रीमेच्योर बीट प्रोड्यूस हो गया, प्रीमेच्योर बीट। ये एमएनआरटी जब पैदा होंगे जब प्रीमेच्योर बीट पैदा जनरेट होगा, मतलब अभी एक कंडीशन रिसेंट एक कंडक्शन रिसेंटली गुजरा है और उसके बाद इमीडिएटली एक प्रीमेच्योर बीट हो गया। तो प्रीमेच्योर बीट जब प्रोपेगेट करेगा इधर तो उसमें क्या होगा, ये वाला सर्किट तो प्रोलॉन्ग्ड इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो जब इसका प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड है तो ये अभी करंट को पास नहीं कर सकता, और स्लो वाला का तो शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो ये प्रीमेच्योर बीट का सारा करंट जो है ये इसी सर्किट पे फ्लो कर जाएगा। तो ये इस तरह कंडक्शन होगा 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 होगा, ये इधर तक पहुंच जाएगा, ये कंडक्शन इसी पाथवे से जब इधर तक पहुंच जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म हुआ होता है इस टाइम तक। तो ये सर्किट जो है फिर एबल होता है कि वो रिपोलराइज हो और डिपोलराइज हो जाए। तो ये कंटिन्यू कर जाता है, एक इसका पाथवे इधर आ जाता है, वेंट्रिकल्स की तरफ एक सिग्नल जाता है और ये कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, जब इधर पहुंच जाता है तो दोबारा इधर से आ रहा है और ये एक कंटिन्यूअसली एक सर्किट इस तरह जनरेट हो रहा है जो री एंट्रेंस हो रहा है इसमें और जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें वेंट्रिकल्स की तरफ भी सिग्नल है और फिर दोबारा जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो एक सर्किट डेवलप हो रहा है इस तरह। ये तब डेवलप होगा जब एक प्रीमेच्योर बीट ऊपर से आएगा। ठीक है, तो एबीएनआरटी में आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर में नोड में री एंट्रेंट सर्किट बनते हैं, इसकी वजह से इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया। ठीक है, अभी ये आपको ईसीजी पे कैसे नजर आएगा, ईसीजी पे जो इसके फाइंडिंग्स है वो क्या होगे। देखिए ऊपर से तो कंडक्शन नहीं आ रहा अभी, ठीक है, ऊपर से कंडक्शन नहीं आ रहा, ऊपर से कंडक्शन पी वेव जनरेट कर रहा है, अभी तो सर्किट इधर चल रहा है। सो एक बात जो है इधर नो पी वेव, ठीक है, और बट स्टिल क्योंकि ये सर्किट बहुत रैपिडली जनरेट हो रहा है तो नीचे बहुत करंट जा रहा है। तो क्या होगा कि टैकिकार्डिया होगा। और देखिए मैंने कहा था कि एवी नोड ऐसा बंडल से ऊपर रीजन में जब आपके करंट प्रोड्यूस होगी तो वो क्यूआरएस को क्या करेगा, नैरो क्यूआरएस उससे बनेंगे। तो ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो इसकी ईसीजी कैसी नजर आएगी आपको, देखिए ये एक नॉर्मल ईसीजी है, इसकी ईसीजी ऐसी नजर आएगी आपको, कोई पी वेव नहीं होगा। जो जब पी वेव नहीं होगा तो इस तरह जाएगा डायरेक्ट, नो पी वेव। ये जो बने ये ऑलरेडी टी वेव नॉर्मल तक बने, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी है। तो क्यूआरएस फिर छोटा सा टी वेव फॉलोड बाय अगेन, फिर छोटा सा टी वेव फॉलोड अगेन। देखिए इसको ड्यूरेशन को देखें, ड्यूरेशन टैकिकार्डिक है। ये आपको जब ईसीजी पे पेपर पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेशेंट टैकिकार्डिक होगा। ये बहुत कम ड्यूरेशन है इन दो के दरमियान। और देखिए कोई पी व्यू नहीं है, ये जो व्यू आ रहा है ये टी वेव है और ये भी स्पेसिफिकली नजर सही नहीं आ रहा। तो ये इस तरह का कंडीशन डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, नो पी वेव टैकिकार्डिया होगा, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, these are the characteristic ECG changes that occur in the AVNRT। अच्छा अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्रेंट टैकिकार्डिया की तरफ आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एवी नोड से तो प्रॉब्लम है, स्टिल द प्रॉब्लम इज इन द एवी नोड, उससे तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जिस तरह एवीएनआरटी में था उसी तरह प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक सिंड्रोम है, उसको हम WPW सिंड्रोम कहते हैं, वॉल्ट पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। नॉर्मली अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि एट्रिया से जो कंडक्शन हो रही होती है वेंट्रिकल्स की तरफ वो सिर्फ एक ही चैनल से होती है और वो है एवी नोड के जरिए से। बाकी ये सारे रास्ते जो है ये सील्ड होते हैं। WPW सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा चैनल बन जाता है और वो एक्स्ट्रा चैनल इधर से बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस चैनल्स को कहते हैं बंडल ऑफ केंट। ये नॉर्मली कंजेनिटली एग्जिस्ट करता है पाथवे। तो देखिए जब यह ऐसे नोड से आपका करंट पैदा होगा तो नॉर्मली तो ये था कि एवी नोड से गुजर जाता, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी कंडक्शन कर सकता है। ठीक है, ये एट्रिया से वेंट्रिकल के जरिए तो एक एक्स्ट्रा पाथवे आ रहा है। जब एक्स्ट्रा पाथवे के जरिए आ रहा है
तो ये पहले से वेंट्रिकल्स को डिपोलराइज करते हैं, और जब पहले से वेंट्रिकल्स को डिपोलराइज करें तो अक्सर ये करंट रेट्रोग्रेड जाता है, दोबारा एवी नोड में पहुंच जाता है, दोबारा एवी नोड से जाके ऊपर एट्रिया के मसल को डिपोलराइज करते हैं और दोबारा आ जाते हैं। तो इस तरह एक सर्किट बन जाता है, ठीक है, इस तरह एक सर्किट बन जाता है। ये बंडल ऑफ केंट, ये एवी नोड है, और ये बंडल ऑफ केंट है, ठीक है, ये एवी नोड है। सो बंडल ऑफ केंट में से पहले निकलता है, क्योंकि ये शॉर्ट एवी नोड में आपको पता है डिले हो रहा होता है, और इसमें तो डिले नहीं हो रहा, इस पाथवे में आपका डिले नहीं हो रहा, बल्कि एवी नोड में आपका डिले हो रहा होता है। तो पहले ये पहुंच जाता है, तो जब डिपोलराइजेशन दोबारा जाता है, इसको रिट्रोग्रेड डिपोलराइजेशन कहते हैं, और ये इस तरह, तो इस तरह एक सर्किट चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या है, WPW में आपको ECG की फाइंडिंग्स क्या है। देखिए इसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये नॉर्मल आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये पी वेव, ये PR इंटरवल, ये QRS और ये T वेव, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, देखिए आपका क्या हो रहा है, आपके एक्स्ट्रा करंट्स आ रहे हैं दूसरे रास्ते से, और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो जब वो बहुत जल्दी आ रहे हैं तो एवी नोड में डिले नहीं हो रहा, वेंट्रिकल जल्दी डिपोलराइज हो रहे हैं। तो इससे एक आपका ये होगा कि PR इंटरवल बहुत कम होगा, ये इधर जो है और इधर बहुत कम है। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल के कुछ रीजन को ये पहले डिपोलराइज करता है। तो जब वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही होती है तो उससे क्या बनता है, कि वायरस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा होता है इसी तरह, ठीक है, पहले डिपोलराइज होता है, बाद में बाकी वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होता है, और ठीक है। और जब ये नॉर्मली इधर से कंडक्ट करता है, ये तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर वेंट्रिकल्स में जो परकिंजी फाइबर्स का स्पेशलाइज्ड पाथवे है, उससे ये पास्ट वेंट्रिकल्स को डिपोलराइज नहीं कर सकता, तो फिर उधर टाइम लेता है। तो जब उधर टाइम लेता है तो उसकी वजह से आपके साथ एक वेव बनता है, उसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके क्या है, WPW सिंड्रोम के। देखिए नॉर्मल ये होना चाहिए था, ये इधर आ जाता, देखिए पी वेव हो जाता, फिर एवी नोट का डिले हो जाता, और उसके बाद बंडल ऑफ हिस, और उससे करंट पास हो जाता। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें अभी फीचर्स क्या होंगे, PR इंटरवल क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक वेव आएगा, उसको कहते हैं डेल्टा वेव। ये क्यों आ रहा है, आइडियली तो ये होना चाहिए था कि डिले हो जाता और फिर इसके बाद एब्रप्टली वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो जाता, लेकिन ये जो वेंट्रिकल्स के मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये एक्चुअली परकिंजी फाइबर्स के सिस्टम से तो नहीं आ रहे। तो परकिंजी फाइबर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, वो बहुत रैपिड सिस्टम है। तो वेंट्रिकल्स में तो करंट एवी नोड से पहले आ जाते हैं, लेकिन उसी तरह से फिर भी डिपोलराइज नहीं कर सकते, तो ये बहुत टाइम लेते हैं। तो जब टाइम लेते हैं तो ग्राफ इसके बजाय कि इस तरह बन जाता है, ये ग्राफ इस तरह बनता है। तो इसी वेव को डेल्टा वेव कहते हैं, ये जो स्लोप बना है। और ये WPW सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें आपके साथ क्या नजर आएगा, डेल्टा वेव आपको नजर आएगी। तो PR इंटरवल क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, और आपके साथ क्या होगा, डेल्टा वेव होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और ये किसकी वजह से होता है, स्लो डिपोलराइजेशन। जितना भी पार्ट इसी कंडक्शन की वजह से स्लोली डिपोलराइज हो रहा है, उसमें हो रहा होता है, ठीक है। इसमें फिर 2 कॉन्सेप्ट्स है WPW सिंड्रोम में, एक को ऑटोड्रोमिक कहते हैं, एक को एंटीड्रोमिक कहते हैं। एक में ब्रॉड QRS बनते हैं, एक में नैरो QRS बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इसी लेवल पे डिस्कशन नहीं है, क्योंकि फिर वीडियोस की टाइमिंग और भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट हम अपना डिस्कशन करना चाह रहे हैं, दैट इज जंक्शनल से एक और एरिथमियाज एराइज करते हैं। यहाँ जो एक नोट पड़ा हुआ है, एवी नोट, जैसे कुछ और एरिथमियाज, उसमें जंक्शन स्केप बीट हो सकता है, जंक्शन स्केप रिदम और प्रीमेच्योर जंक्शनल बीट हो सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको वो कर रहा हूँ कि जंक्शनल स्केप बीट, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा स्केप बीट जो कि आपके किस जगह से एराइज हो रहा है, एवी नोड से। जंक्शन का मतलब जब भी आ जाए तो आपको कहते हैं कि इसका एवी नोड मतलब है। देखिए क्यों होता है, देखिए साइनस ब्लॉक होता है ट्रांजिएंटली, कुछ वक्त के लिए जब आपका ऐसे नोड ब्लॉक कर जाता है, तो उसी वजह से आपका क्या हो रहा है, वो जो एस्केप का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो एवी नोड एस्केप कर जाता है। तो जब वो एवी नोड एस्केप कर जाता है तो वो एक बीट को करता है। तो देखिए आपका साइनस ब्लॉक आ गया, तो आपके साथ ECG में इसके बाद क्या आएगी, आपको पास नजर आएगा ECG में, और उसके बाद जो आपको चीज नजर आएगा वो जो है एक क्या आ जाएगा, एक QRS कॉम्प्लेक्स विद नो P वेव, ठीक है।
और बास टाइम ये भी हो सकता है कि इन्वर्टेड पी वेव बनता है, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बास टाइम ये हो सकता है, ये आपका एबी नोड इधर लगा हुआ, ठीक है, ये आपका एट्रिया हो गया, वेंट्रिकल हो गया, वेंट्रिकल एट्रिया। तो जब इधर से आपका करंट अराइज कर रहा है, इधर से बीट कर रहा है, तो वो बीट नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो बीट आपका इधर भी आ सकता है। तो जब ये इधर आ रहे तो ये पी वेव इन्वर्टेड बनेगा, इसको हम रिट्रोग्रेड डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहते हैं। नॉर्मली तो ऐसे नोड से डीपोलराइजेशन हो रही होती है और नीचे करंट्स आ रहे थे, लेकिन बास टाइम जब जंक्शनल जितनी भी रिदम्स है उसमें आपके करंट्स ऊपर भी जा सकता है, इसको रिट्रो डीपोलराइजेशन हम कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ईसीजी की पैंडिंग्स जंक्शनल इसके बीट में ये नॉर्मल रिदम चल रहा होता है, ठीक है। शायद मैं ठीक ड्रा ना कर सकूं क्योंकि वो फिर टाइम ज़्यादा बहुत लेते हैं, तो इसको मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके साथ क्या होगा, पी वेव नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, और क्यू आर एस बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपका एक पाज नज़र आएगा, ये पाज है क्योंकि इसके ब्लॉक की वजह से, तो साइनस ब्लॉक हो जाता है, पी वेव नहीं बनता, उसकी वजह से एक पास आ रहा है आपकी ईसीजी के पेपर पे, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा ये वाला जगह, उसके बाद नो पी वेव और क्यू आर एस होता है। पास टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये रेट्रोग्रेड वो हो जाए, तो जब ये हो जाता है साथ में, तो क्यू आर एस से पहले एक इन्वर्टेड पी वेव आ सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्यू आर एस हो जाए और उसके बाद एक इन्वर्टेड पी वेव इस तरह आ जाए। तो दीज आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ द जंक्शन एस्केप बीट। अच्छा, अगर जंक्शन एस्केप रिदम आ गया, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये एक बीट था, इसके बाद जो है वो हार्ट फिर अपनी एक्टिविटी को रिटेन करेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ट्रांजिएंट ब्लॉक है। जब परमानेंट ब्लॉक हो जाए, ऐसे नोट का साइनस ब्लॉक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ऐसे नोट आपका लगा हुआ है उससे एवी नोट की तरफ करंट्स नहीं आ रहे, तो जब करंट नहीं आ रहे तो एवी नोट खुद ब खुद अपना एक रिदम स्टार्ट कर लेगा 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो साइनस ब्लॉक आ गया ईसीजी पे, फिर उसके बाद आपको क्या नजर आएगा, पास नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद नो पी वेव, क्योंकि साइनस वेव तो ऐसे नोट तो ब्लॉक है, एट्रिया की कंडक्शन तो ऐसे नोट से वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो नो पी वेव, और जो आपको क्यूआरएस कम्प्लेक्स में आ रहा है इंटरवल या हार्ट रेट होगा, वो आपका 40 से 60। मैं ईसीजी पे दिखाता हूँ कि कैसे ये नॉर्मल पी वेव, क्यूआरएस, टी वेव, फिर पी वेव, फिर क्यूआरएस, फिर टी वेव। तो देखिए जब इधर से स्टार्ट हो रहे रिदमियस तो एक पास आएगा, क्योंकि ऐसे नोड ने काम छोड़ दिया। जब ऐसे नोड ने काम छोड़ दिया तो एवी नोड एक्टिविटी को संभाल लेंगे, तो जब एवी नोड एक्टिविटीज को संभाल लेंगे तो क्या होगा, ये पास, फिर उसके बाद नो पी वेव। देखिए पी वेव कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि ऐसे नोड काम नहीं करता, क्यूआरएस फिर बनेगा, फिर टी वेव, फिर इस तरह ये चलेगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होगा, प्रोलॉन्ग इसी वजह से होगा कि एवी नोड का रेट स्लो है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, फिर एक वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस तरह चलता रहता है। इसमें भी रिस्टोरेट वो हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है प्रीमेच्योर जंक्शनल बीट। देखिए कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि ये आपका हार्ट है, ये आपका चैम्बर्स हो गया, इधर एवी नोड है आपका, ठीक है, ये एवी नोड है। तो बस टाइम नॉर्मल कंडक्शन तो होती रहती है, प्रीमेच्योर का मतलब ये है कि नॉर्मली तो कंडक्शन होती है, लेकिन प्रीमेच्योरली इधर से एक फोकाई अराइज करता है और वो भी कंडक्शन कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपका नॉर्मल चलेगा, ठीक है। आइडियली अगर इधर होना चाहिए था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हार्ट रेट के हिसाब से, तो ये क्या हो जाता है, ये पहले प्रीमेच्योरली अपने टाइम से आ जाता है। और ये एक और बात रख लो कि ये ब्रॉड होगा, ये प्रीमेच्योर, ठीक है। और उसके बाद अपना रिदम दोबारा कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल बेस के साथ। तो प्रीमेच्योरली एक बीट आ जाता है इसमें एवी नोट से, और वो प्रीमेच्योरली जब आ जाता है, वो फोकाई होते हैं, उसका कोई वस्त नहीं है, वो अपने काज टेक्स्ट बुक में पढ़ ले, तो ठीक है। तो जो ब्रॉड किया होगा ये, क्योंकि जब ये इधर से फिर कंडक्ट कर रहा होता है, तो
लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में थोड़ा सा इसके रिफ्रैक्टिव पीरियड में एरर्स है, तो एक वो जो है एक रिपोलराइज हुआ होता है फुल, एक नहीं रिपोलराइज हो रहा था। तो ये जो करंट है ये पहले इससे गुजर जाता है मिसाल के तौर पर, और फिर बाद में दूसरी से गुजर जाता है, तो टाइम बहुत ज्यादा लेता है वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन में, तो उसकी वजह से क्यूआरएस आपका ब्रॉड आ जाता है। सो प्री विच एवर जंक्शनल बीट पीजेबी इसको कहते हैं, जब भी आ जाए तो उसमें आपका वो जो है वो ब्रॉड क्यूआरएस होगा वो वाला, और उसके बाद दोबारा रिदम अपना कंटिन्यू कर जाएगा। इससे हमारा डिस्कशन क्लोज हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम वेंट्रिकुलर रिदम्स पे देंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक्सिस की लेफ्ट एक्सिस डिविएशंस और उस पे, और हाइपरट्रॉफीज की तरफ जाएंगे, और उसके साथ स्कीमियाज वगैरह इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।